हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट लेसन पॉजिटिव स्कूलिंग एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग लेसन 12। इस चैप्टर से ना दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है पॉजिटिव स्कूलिंग और दूसरा है पॉजिटिव पेरेंटिंग। शुरुआत करने से पहले टॉपिक्स की पॉजिटिव स्कूलिंग क्या है, पेरेंटिंग इनको समझने से पहले हम नॉर्मली सोचते हैं कि स्कूलिंग क्या है या फिर हम कहें पेरेंटिंग क्या है। नॉर्मली जब भी हम ऐसा कहते हैं ना कि यार तुम्हारे स्कूल डेज कैसे थे, है ना, तुम्हारे टाइम में फैसिलिटीज़ कैसी थी, हम ऐसे अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हम ये समझ सकते हैं कि स्कूलिंग का मीनिंग क्या होगा और पेरेंटिंग का मीनिंग क्या होगा। पेरेंटिंग मीन्स कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों को रेज करने के लिए, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि आप बच्चों को फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, कैसा घर में एनवायरनमेंट है, कैसे आप उनसे डील करते हैं, उनकी बातों को कैसे सुनते हैं, समझ रहे आप उनको कैसे प्रेम प्यार जो भी आप करते हैं वो आप कैसे उनके साथ है जो शेयर करते हैं। या स्कूलिंग की बात करें तो कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पर आपको स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, या सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स पर फोकस किया जाता है या सोशल स्किल्स इमोशनल स्किल्स पे भी फोकस किया जाता है, ये हम स्कूलिंग से समझते हैं। अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास जो टॉपिक आता है सिर्फ स्कूलिंग और पेरेंटिंग नहीं आएगा, बल्कि पॉजिटिव स्कूलिंग और पॉजिटिव पेरेंटिंग आएगा। यहाँ पर हम स्कूलिंग और पेरेंटिंग के मीनिंग को समझने के साथ साथ ये समझेंगे कि अगर हम पॉजिटिव चेंज, अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को अप्लाई करने लगे हैं स्कूल्स में तो वो पॉजिटिव स्कूलिंग होगा, और पॉजिटिव पेरेंटिंग जब हम अप्लाई करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्रोचेज को पेरेंटिंग में तो हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कहेंगे। तो शुरुआत में हम करेंगे सबसे पहले पेरेंटिंग। इसके पीछे रीज़न ये है, आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, अब छोटा सा बच्चा सबसे पहले अपनी मम्मी के पास रहता है, अपनी फैमिली में रहता है ना। अब मम्मी उनको बताती है कि हाँ ये तुम्हारे पापा हैं, इनको पापा बोलो, मम्मी बोलो, मम्मा पापा दादा दादी ऐसे है जो बोलना सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंग्वेज एक्वायर बच्चा कर रहा है ना। अब वहाँ पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी उसे मिल रहा है, हम कह सकते हैं, हम ये कहेंगे सेफ एनवायरनमेंट, है ना। उसको लगता है कि हाँ मेरी नीड्स यहाँ पर है जो कंप्लीट की जा रही है, तो सेफ ट्रस्टेड एनवायरनमेंट में वो है जो रेज होता है ना। अब इस तरह की सभी चीज़ें वो बच्चा खुश है, उनको फिर बताते हैं हम धीरे धीरे ए फॉर एप्पल बेटा, बी फॉर बॉल बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसी भी मतलब हमारे नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि फैमिली में जब भी कोई नया बच्चा आता है तो उसका पहला स्कूल फैमिली होती है या घर होता है, पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पर उसके जो टीचर्स पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें सिखाते हैं हाउ टू टॉक विद अदर्स या स्ट्रेंजर्स, हाउ टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन और कंडीशन, है ना। एंजाइटी वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, कॉपी करता है। आई वॉन्ट लाइक टू बी माई फादर और माई मदर, माई ग्रैंड मदर। तो इस तरह वो कहता है कि मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ या मैं पापा जैसे बहादुर बनना चाहता हूँ। तो ये सभी क्या है, हमारा जो बच्चे का पहला स्कूल हम कंसीडर करते हैं वो घर है। तो हम पहले घर से शुरुआत करेंगे, भाई फैमिली क्या है, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, कौन कौन सी अप्रोचेज है, ये समझते हैं एग्जाम में आपके क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होगी, इज एन अप्रोच to child rearing that emphasize building and maintaining a positive nurturing relationship between parents and their children। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये होती है पॉजिटिव पेरेंटिंग। होलिस्टिक मीन्स आप यहाँ पर सोशल इमोशनल बिहेवियरल हर एक एस्पेक्ट को वहां पर जो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फॉस्टरिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट वहां पर हम क्रिएट करेंगे और बच्चों को एनकरेज किया जाएगा इमोशनल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, इन सिंपल टर्म्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग ओवर हियर इज, है ना। तो अब बात करते हैं कुछ की प्रिंसिपल्स की जो कि आपकी बुक्स में बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं ना तो मोस्टली जितने भी आपके डाउट्स या टॉपिक हम कहें पॉजिटिव पेरेंटिंग का यहीं से कवर हो जाएगा। और अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाते हैं तो जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल है या फिर हम कहें माइंडफुलनेस इन पेरेंटिंग और वे टू प्रैक्टिस पॉजिटिव पेरेंटिंग, ये सभी टॉपिक्स आप इजीली बिल्कुल है जो चुटकियों में समझ पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो पॉजिटिव पेरेंटिंग को हम कहीं बढ़ावा देते हैं, है ना। तो सबसे पहला है अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। ये सभी की मम्मियों के पास जाता रहता है अनकंडीशनल लव, हालांकि पापा के पास भी उतना होता है,
लेकिन आप उनको देख नहीं पाते, लेकिन आप मम्मी के जो अनकंडीशनल लव को देख पाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, या हैंडीकैप हो, या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर किसी भी बच्चे को हो, वो उसको ना अपनी मम्मी के पास सबसे ज़्यादा रहने में जो मज़ा आता है ना? ऐसा आपको लगता है ना? अब मम्मी के पास क्यों रहता है भाई? मम्मी ना अनकंडीशनल पॉजिटिव शो करती है, उसको सपोर्ट करती है। मान लीजिए बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर मम्मी क्या करेगी, अरे बेटा तुम कर लोगे यार, तुम इंटेलिजेंट हो, बड़े अच्छे बच्चे हो। इस तरह के डायलॉग्स आपने ना काफ़ी सुने होंगे जो बच्चों को रेनफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं कि हाँ यू कैन डू इट, एटलीस्ट एक बार आप ट्राई कीजिए, है ना? तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड या पॉजिटिव लव, सॉरी अनकंडीशनल लव, अरे मैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहाँ क्लाइंट रोगर मैंने याद कर लिया ना। तो अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, अगर हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल में अनकंडीशनल लव है, सपोर्ट है, तो डेफिनेटली बच्चे का जो हम क्या करेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट है जो बच्चे को मिलेगा, ठीक है, जहां पर वो हेल्प करेगा, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चे को काफी फील होगी। नेक्स्ट वन इज द क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन इज नॉट लाइक दैट अगर मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, आपको ये करना ही होगा, दिस इज नॉट लाइक दैट। कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता। क्लियर कम्युनिकेशन मीन्स यू आर लिसनिंग योर चिल्ड्रन एक्टिवली, है ना? आप क्या करें, अपने मोबाइल फोन को साइड में रख रहे हैं, यस बेटा नाउ यू कैन टेल मी आज का दिन कैसा गया आपका, आपने कुछ ऐसा पूछा उनसे, या आपने कहा यस पैट ऑन देयर बैक एंड या क्या बात है यार आज क्या हुआ, आप लोगों ने कुछ ऐसा किया। या फिर आप लोग कर रहे हैं देखो ऐसे, ओके यस हाँ फिर क्या हुआ, उसने क्या बोला, वेट ए मिनट, ओके ओके। सो ऐसा नहीं करना। क्लियर कम्युनिकेशन मीन्स listening, active listening, empathy, expressing thought and feeling in a clear and respectful manner. That is the meaning of clear communication. समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव पेरेंटिंग में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम है जो क्लियर कम्युनिकेशन हमारी बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें रखें। नेक्स्ट वन इज अ सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मीन्स मान लीजिए आपके बच्चे, हम कई बार क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा। ये जनरल एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं भाई क्योंकि ना ये आप लोगों ने सुने हैं, इससे बेहतरीन एग्जांपल और भी हैं, लेकिन ये एग्जांपल आप लोगों ने सुने होंगे अपनी फैमिली में, हो सकता है आपने ये महसूस भी किए होंगे, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि तुम बीटेक कर लो फिर ना तुम्हें एक अच्छे से सिविल इंजीनियर बना देंगे, या तुम हमारी फर्म में ऐसे बिजनेस को बढ़ावा दोगे, है ना? तो सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मीन्स आप अपनी बच्चे की नीड के हिसाब से, डेवलपमेंटल फेज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन रख पा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपकी हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर देयर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द एज, डेवलपमेंटल स्टेज, इंडिविजुअल एबिलिटीज के आधार पर, otherwise you will feel frustrated and stressful situations in your life. Okay, so next one is the encouragement and positive reinforcement. अब आप लोगों ने अगर एरिक्सन की 8 स्टेज मॉडल याद है तो आप लोगों को पक्का पता होगा कि हाँ हमें जो कब बच्चों को एनकरेजमेंट क्यों ज़रूरी है, रेनफोर्समेंट क्यों ज़रूरी है। अगर हम उनको एनकरेज नहीं करेंगे या फिर हम कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा सब करते हैं, तुमने क्या कोई खास नई बात की है, तो वहाँ पर बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। जब हम उसको इग्नोर करते हैं, उसके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो एनकरेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हम बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ बच्चे तुम ऐसा कर सकते हो, एक पर्टिकुलर बाउंड्री सेट करने के बाद। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आप समझ पा रहे हैं, उनको रिइंफोर्स किया जाए, रिवॉर्ड किया जाए, चाहे भले ही आप एक चॉकलेट दें उन्हें अब उनकी अचीवमेंट्स पर, तो उससे क्या होंगे, बच्चे क्रिएटिव नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। अब कंसिस्टेंट डिसिप्लिन क्या होता है, देखिए डिसिप्लिन जहां भी आपको समझ सुनने को मिले ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मान लीजिए आपने कह दिया कि हाँ तुमको ना उनसे बात नहीं करनी, और मान लीजिए ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जिनसे आप मना करते हैं, जो एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होने के लिए उनको रोकते हैं, उन्हीं में ही पार्टिसिपेट करके वो ज़्यादा खुश होते हैं। और आपने जब उनको मना किया कि तुम्हें इस बच्चे के साथ बात नहीं करनी, तो आपने क्या किया, एक लगा दिया उनके चाटा, है ना। तो फिर आप क्या करें, उनको एक पंच लगाया बच्चे को। अब हो सकता है ये काफ़ी रूड बिहेवियर है। डिसिप्लिन का मीनिंग ऐसा होता है कि आप एक हेल्दी डिसिप्लिन वहाँ पर एक प्रॉपर रूल सेटअप करें, एक बाउंड्री सेटअप करें। जब भी ऐसा कुछ वो कर रहा है तो उसको आप उसके बारे में बताएं, लॉजिकल रीजन दे रूल्स के बिहाइंड कि हाँ ये रीजन है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे होंगे। तो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन कहता है कि आप रीजनेबल बाउंड्रीज को तैयार करें, वो एक पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपकी हेल्प करेगा।
नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज करें, जैसा कि मैंने अभी बताया एनकरेजमेंट एंड रेनफोर्समेंट। तो जब भी कोई बच्चा छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको आप एनकरेज करें, रेनफोर्स करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स वहां पर कुछ स्किल्स डेवलप कर सके बच्चे, समझ रहे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने की कुछ स्ट्रेटजीज उनमें हो। तो ये जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बच्चे को, पॉजिटिव पेरेंटिंग में हमारी हेल्प करती हैं। मॉडलिंग बिहेवियर क्या होता है भाई? मॉडलिंग बिहेवियर जैसा कि मैंने बताया, आई वॉन्ट टू लाइक माई फादर, है ना, या फिर माई मदर, या मैं कहूँ मेरे दादा के जैसा बनना चाहता हूँ, या मैं मेरी दादी जैसा बनना चाहता हूँ। तो मॉडलिंग बिहेवियर मीन्स समटाइम यू फील दैट चिल्ड्रंस इमिटेट देयर पेरेंट्स, देयर एल्डर्स, है ना, दे कॉपिंग देम, देयर बिहेवियर, दे इमोशंस तो नहीं, लेकिन हाँ उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं कि हाँ ऐसा पापा ने किया तो मैं भी करूँगा। सो मॉडलिंग मीन्स पेरेंट्स एक्ट एज अ रोल मॉडल, वो उनके रोल मॉडल होते हैं, काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करके बच्चे सीखते हैं। तो ये मॉडलिंग बिहेवियर भी वहाँ पर है जो हेल्प करता है पॉजिटिव पेरेंटिंग में, कि आप भी पॉजिटिव रहें, है ना, ऐसा रहता है ना। एम्फेसाइजिंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब EQ गोलमन ने दिया था ना, EQ का, EQ टर्म हमें। सो एम्फेसाइज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को, कैसे हमारी फीलिंग्स, इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, फिर उनको अंडरस्टैंड करें, कैसे हेल्दी वे में अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस करें। इन टेक्निक्स, इन स्किल्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। ओके, सो हेल्पिंग देम आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, फीलिंग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज टीचिंग हेल्दी वे टू एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग। अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना भी उन्हें आना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। पॉजिटिव पेरेंट्स रिमेन फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल इन देयर अप्रोचेज, रिकॉग्नाइज दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक। अब पेरेंट्स को अपने बच्चे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली में 1 या 2 बच्चे होते हैं। हालांकि आजकल सिर्फ 1 ही होता है, लेकिन आपको कुछ फैमिलीज ऐसी मिल जाएंगी जहां पर 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे बड़ा बच्चा या जो बड़ा लड़का या लड़की हमने जिस तरीके से इसको रेज किया है, तो वैसे ही हम इसकी दूसरे वाले बच्चे या सेकेंड चिल्ड्रन की भी हम क्या करें, परवरिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी स्टेजेस को, उसकी नीड्स को हमें समझना होगा। तो फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबिलिटी हमें शो करनी होगी एज ए पॉजिटिव पेरेंट। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी टाइम एंड बॉन्डिंग। क्वालिटी टाइम एंड बॉन्डिंग इज द, मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने इमोशंस या फिर बच्चों के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, बिहेवियर को समझ पाते हैं। तो क्वालिटी टाइम और बॉन्ड आपके बच्चों के और आपके बीच में जो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। आप एक अच्छा टाइम उनके साथ है जो बिता रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे पॉजिटिव पेरेंटिंग से रिलेटेड पॉइंट, जो कि आपकी बुक में कतई नहीं है, समझ रहे हैं। तो अभी जो बात आते हैं जो आपकी बुक में है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप जल्दी। आपकी बुक से जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड, पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड। ओके, अब पेरेंटिंग स्टाइल को आप समझने के लिए आपको 2 पॉइंट्स को समझना होगा। फर्स्ट वन इज द डिमांडिंग एंड सेकंड वन इज द रिस्पॉन्सिवनेस। अब इन 4 तरह के, मीन्स जब इन दोनों को इंटरसेक्ट किया गया तो दे आर 4 पेरेंटिंग स्टाइल हमारे पास निकल के आते हैं। अथॉरिटेरियन, नेग्लेक्टफुल, इंडल्जेंट एंड अथॉरिटेटिव। इनको समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आप लोगों ने ये फील किया होगा जब आपके पेरेंट्स, या फिर जब आप छोटे थे या बड़े होने के बाद भी आपके पेरेंट्स कहते हैं यहाँ ना जाओ, उनसे ना बात करो, इससे मत मिलो, ये ना करो, वो ना करो, है ना। सो डिमांडिंगनेस का मीनिंग से आप समझ सकते हैं लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मीनिंग है कितना वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी ज़रूरतों को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को आपको समझते हैं, और चाहे आपने गलत किया है, सही किया है, वो तरीका, जिस तरीके से वो आपके साथ डील करेंगे, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस। मीन्स आपकी डिमांड्स, उनकी डिमांड के अगेंस्ट या कहीं हम उनके रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर डिमांड्स वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो होती है रिस्पॉन्सिवनेस। होपफुली आप डिमांडिंगनेस और रिस्पॉन्सिवनेस को समझ गए होंगे। और अगर आप ये 2 डेफिनेशन समझ गए, डिमांडिंगनेस लेवल ऑफ कंट्रोल and level of accepting is the responsiveness, means the way
जिसमें वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। तो ये दो टर्म है, इनके साथ हम समझेंगे ऑथोरिटेरियन क्या होता है। पहला, ऑथोरिटेरियन में क्या होता है भाई, पेरेंट्स सीक टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। हाई लेवल ऑफ कंट्रोल मींस क्या होगा, यहां पर डिमांड ज्यादा होगी भाई, समझ पा रहे हैं, यहां पर क्या होगी, डिमांड हाई होगी, ठीक है। They may set and adhere to strict set of rules and are more likely to support and take part in a corporal punishment such as spanking. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको चाटा लगा दूंगी या मैं तुमको घर से निकाल दूंगा, इस तरह के डायलॉग्स। हालांकि घर से वाला तो हो सकता है कभी ने सुना ना हो, ना ही सुने तो बेहतर रहेगा, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो यहाँ पर आपको लो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मीन्स यहाँ पर लेवल ऑफ कंट्रोल बच्चों पर ज्यादा रखा जाता है। अब आप आइडेंटिफाई कीजिएगा आप कैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, ठीक है। लेवल ऑफ कंट्रोल अगर आपके पास ज्यादा है और अगर आपने ऐसा नहीं किया, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप नहीं चले, तो आपको चाटा, लात, घुसे, मुक्के सब कुछ लगने वाला है, ठीक है। सो ऑथोरिटेरियन आता है उस कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज द स्टाइल इज अ नेग्लेक्टफुल पेरेंट। नेग्लेक्टफुल पेरेंट क्या कहता है, जिनको अनइन्वॉल्व्ड और डिसएंगेज्ड भी कंसीडर किया जाता है, टेकन ऑन ए लिमिटेड पेरेंटिंग रोल। दे मे नॉट स्पेंड एज मच टाइम एज अदर पेरेंट्स इन कॉन्वर्जेशन, प्ले, अदर एक्टिविटीज एंड मे नॉट बॉदर टू सेट मैनी हाउस रूल्स। अब ये बात देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि ना तो रूल्स हैं, ना तो क्या है रूल्स हैं, ना ही कोई रिस्पॉन्स है। समझ पा रहे हैं यहां पर क्या है, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स में आपको डिमांड भी लो मिलेगी और रेस्पॉन्सिवनेस भी आपका लो मिलेगा। समझ पा रहे हैं, जहां पर आपके पेरेंट्स आपको बस मान लीजिए ऐसी कुछ कंडीशन है, बस पैदा कर दिया और अब भाड़ में जाओ, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कुछ चल रहा है भाई, वो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब इंडल्जेंट पेरेंट्स या इंडल्जेंट या परमिसिव पेरेंट्स किसे कहेंगे, मे बी अटेंटिव एंड वार्म बट दे मे नॉट सेट मैनी रूल्स। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या रूल सेट नहीं किए गए, मीन्स डिमांड यहां पर बिल्कुल क्या है, लो है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप जो आपका मन चाहे वो कर सकते हैं। आपको आज रिमोट कंट्रोल कार बड़े वाली चाहिए तो आज वो मिलेगी, कल आपको साइकिल चाहिए तो साइकिल मिलेगी, और कल आपको किया चाहिए रियलिस्टिक कार तो आपको वो भी मिलेगी। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल आप कहेंगे फ्रीडम आपको है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस हाई मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, पॉजिटिव कह रहा हूं मैं, पेरेंट्स में भी अटेंटिव एंड वार्म, काफी अटेंटिव होते हैं कि आप कर लो जो आपको करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो इंडल्जेंट और परमिसिव पेरेंट्स, ठीक है, इनको काफी प्रॉब्लम होती है हालांकि लाइफ में। एक बार तो इन बच्चों में क्रिएटिविटी काफी होगी, ऑब्वियस इतनी फ्रीडम होने के बाद जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज द अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अब जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स है ना, ये समझा जाता है कि आपको ये प्रेफरेबल है कि आप ऐसी अप्रोच अगर यूज कर सकते हैं तो आप अथॉरिटेटिव यूज करें, ठीक है। अदरवाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता भी सकते हैं कि आप कौन सी अप्रोच के साथ है जो पैदा नहीं आपकी परवरिश हुई है, और आप कौन सी परवरिश अपने बच्चों की करना चाहते हैं। हालांकि सभी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं हम लाइफ की हर खुशी अपने बच्चों को दें, है ना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो परमिसिव कंडीशन में आ जाते हैं, या फिर हम कहें अनइन्वॉल्व वाले पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हैं। ओके, सो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आते हैं भाई, सच पेरेंट्स आर मोर प्रैग्मेटिक, फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे सेट क्लियर बाउंड्रीज, ऑल्सो एनकरेज चिल्ड्रंस इंडिपेंडेंस विद दोज लिमिट्स। मीन्स यहाँ पर आपको डिमांड भी प्रॉपर मिलेगी, हाई, और आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। मीन्स आपको एक बाउंड्रीज आपकी सेट कर दी हैं, ये आपके जो डिसिप्लिन है इसमें आपको चल के आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको इन डिसिप्लिन में रहना होगा। तो ये सही है ना, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सही है। सो आप लोगों ने देखा 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल है, आपको इनमें से कौन सा पसंद है। इनमें 2 मेन टर्म है, डिमांडिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, डिफरेंस या फिर आप कह सकते हैं इनकी डेफिनेशन एक अलग तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वो भी आप पढ़ सकते हैं, और इसको एक रिप्रेजेंट करके भी समझना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ग्राफ बना देंगे, है ना। तो भाई कहा जाता है कि यहां पर आप इसको क्या कंसीडर करें, इसको हम करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। वैसे आप किसी को कुछ भी कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिवनेस और इसको करेंगे डिमांड, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम पहले ही इसको ना लिख लेते हैं कि भाई डिमांड यहां पर क्या होगी, हाई होगी, रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर हाई होगी और यहाँ पर है जो रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी और यहाँ पर डिमांड लो होगी। अब आप देखिए मैंने क्या बताया था, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे हैं आप पर, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी आपका अच्छा है, वहाँ पर आपको पेरेंट्स है ना आपको बिल्कुल फ्रीडम भी दे रखे कि आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने बाउंड्री बनाई है इसमें आके आप कुछ भी करें, है ना, काफ़ी रिस्पॉन्सिव इन नेचर है। तो इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे, अथॉरिटेटिव में, ठीक है। आप इस तरफ आ जाइए हल्का सा, आपके पास डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे जो हमने रूल्स आपको दिए हैं जैसे हमने कहा है वैसे ही करना है, अदरवाइज ना मैं आपको आज शाम को चाटे लगाऊंगी, आपकी पिटाई हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं लो रिस्पॉन्सिवनेस होगी, हाई डिमांड होगी, तो हम कहेंगे ये अथॉरिटेरियन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास, मान लीजिए हम कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस भी लो है और हमारे पास डिमांड भी लो है, जिसमें हम किन पेरेंट्स को डालेंगे, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स को, जिनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हमने हाँ बच्चे पैदा कर दिए, अब उनकी मर्जी वो कैसे ही लाइफ में स्ट्रगल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है जिसमें अथॉरिटेटिव कह रहा हूं मैं, आपको रिस्पॉन्सिवनेस हाई मिलेगा कि बच्चे तुम जो चाहो वो कुछ कर सकते हो, लेकिन डिमांड यहां पर है ही नहीं, रूल्स बिल्कुल लो होंगे या डिमांड्स यहां पर लो होगी, लेकिन क्या कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिवनेस कि हाँ हम संभाल लेंगे, चाहे तुम किसी का मर्डर करो, चाहे तुम किसी को पीट दो, लड़ाई झगड़े करो, हम संभालेंगे। ऐसे पेरेंट्स काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे कि उनके घर वाले तुरंत उनकी क्या करते हैं कि हाँ भाई हमारा पेरेंट्स ठीक है, उनकी तरफ मतलब बोलना शुरू कर देते हैं, हमारा बच्चा ठीक है, पेरेंट्स नहीं बच्चा ठीक है, तो वो होते हैं परमिसिव, ठीक है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल वो यूज़ करते हैं। सो होपफुली आपको ये 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं माइंडफुलनेस इन पेरेंटिंग। क्या होती है माइंडफुलनेस पेरेंटिंग, मैंने ना प्रीवियस वीडियोस में एक टर्म बताई थी माइंडफुलनेस, है ना, अब ये वही टर्म है। माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन वी अवेयर अबाउट आवर करंट सिचुएशन, करंट इमोशन, करंट फीलिंग, करंट थॉट प्रोसेस, तो पेरेंटिंग में इसको कैसे ऐड कर दिया जाए, देखते हैं। माइंडफुलनेस इन पेरेंटिंग इज ए फिलोसफिकल अप्रोच that emphasize being fully present and aware in your interaction with your children. When you start interaction with your children या when you start interact with your children, तो in simply you have to aware about that interaction. मीन्स आप कैसे उनसे बात कर रहे हैं, किन सेंटेंसेस का यूज़ करें, उनके इमोशंस को समझिए, फीलिंग्स को समझिए, फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए। ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि आप अच्छा 1 मिनट एक बार मैं मैसेज कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ बच्चे आप बताओ क्या बात बताई थी तुमने, दोबारा बताओ। ऐसा नहीं करना, आप अपने फ़ोन को साइड रख सकते हैं, फिर उनसे कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो कुछ यहाँ पर एस्पेक्ट्स बताए गए हैं माइंडफुल पेरेंटिंग के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना। वो कैसे कर सकते हैं आप, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके पूरी अटेंशन अपने बच्चों को देके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्टेंस एंड नॉन जजमेंट। मैंने क्या बताया था, जो आपने अगर प्रिंसिपल्स अच्छी तरह पढ़ लिया, मैं इनको दोबारा नहीं करवाने वाला, ठीक है। आप अपने बच्चों को एज इट इज एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, नॉन जजमेंट, उनकी फीलिंग्स जो उनके अंदर है, इमोशंस हैं, उनको बिना किसी जजमेंट के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। कंपैशन एंड एम्पैथी, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो आप उनको क्षमा कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द, मैं समझता हूं कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है तो ऐसा कंसिडर किया जाता है आपको जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, किसी भी कहीं भी लाइफ में जो प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आपको बात करनी आती है तो, है ना। So effective communication use I statement, express your feelings and need in a way that is respectful and non-blaming. एक्टिव लिसनिंग में हम क्या कहेंगे कि हम
अटेंशन उनको प्रॉपर दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उनकी फीलिंग्स को, हम उनकी बातचीत की हाँ भाई आज कैसा आपका दिन गया, आपका पहला दिन था स्कूल में तो क्या आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा, ये सभी चीज़ें हमें जो वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द वे टू प्रैक्टिस पॉजिटिव पेरेंटिंग। कैसे आप पॉजिटिव पेरेंटिंग को अपना सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं काफ़ी बार हर वीडियोस में लगभग पॉजिटिव साइकोलॉजी में कह चुका हूं कि ओवर द नाइट प्रोसेस नहीं है बिहेवियर में चेंज करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बिहेवियर में चेंज करूं देन यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 ईयर, मेरा मानना है। लेकिन ऐसा कि हम ना 1 साल 2 साल, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। ऐसा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल दिया कि ओवर द नाइट प्रोसेस नहीं है कि आपने आज सोचा कल से मैं किसी को नहीं डांटूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे कर सकते हैं? सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करके। कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर, इनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होगा कि आप बच्चे से क्या कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं जिसमें बच्चा सिक्योर फील कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स अब आपको बच्चा बता रहा है, आपने उसको डांट दिया, क्या वो दोबारा बताएगा? कभी नहीं, है ना। सेफ एनवायरनमेंट का मीनिंग है आप नॉन जजमेंटल उनको एज इट इज एक्सेप्टेंस वहां पर शो कर रहे हैं, समझ पा उनकी फीलिंग्स को, एम्पैथी शो कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीजों को अंडरस्टैंडिंग, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, बिहेवियर को समझ पा रहे हैं तो इट मीन्स वहां पर उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, सिक्योर फील होगा। और उस सेफ एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग है भाई, अगर आपके एनवायरनमेंट में ना कुछ ऐसी इवेंट भी हैं जो उसको प्रॉपर डेवलपमेंट करने में स्टिमुलेट कर रही है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्यार प्यार से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ आपको स्ट्रेस से रिलेटेड, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? ऑप्टिमल स्ट्रेस, एक टर्म आपने सुनी होगी ऑप्टिमल स्ट्रेस। अब ये ऑप्टिमल स्ट्रेस क्या है? एक ऐसा लेवल है जहां पर हमारी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऑप्टिमल स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में है, बच्चे को टेंशन ही नहीं है, जरा भी टेंशन नहीं है, तो वो क्यों पढ़ेगा भाई, है ना। तो इतना स्ट्रेस होना चाहिए कि वो अपने एग्जाम की तैयारी करे, पढ़े, उनको समझे चीजों को। तो ऑप्टिमल, तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग ही यही है कि हम एक ऐसा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट करें कि वो ऑप्टिमल डेवलपमेंट की तरफ बच्चा जाए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी डिस्कस कि हम उनसे जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। ये कुछ खलील गिब्रन ने जो स्टेटमेंट दी थी ये आप पढ़िएगा। ओके, पॉजिटिव डिसिप्लिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन, इसमें जो एक बेहतरीन लाइन है वो क्या है? देयर इज अ नो बैड चाइल्ड, ओनली बैड बिहेवियर एंड गुड बिहेवियर। आप लोगों ने देखा, हम कहते तुम तो गंदे बच्चे हो यार, या तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुमने ऐसे किया तो इसलिए तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने ऐसे किया तो तुम इसलिए गंदे बच्चे हो। आप लोगों ने ऐसे कई बार आप लोगों ने भी यूज किए होंगे सेंटेंस, लेकिन आप लोगों ने नोट किया जब हमने ऐसा कहा तो हमने क्या कहा? कहने का मतलब जब तुमने ऐसे किया या तुमने किसी के साथ झगड़ा किया, मीन्स यू आर शोइंग बैड बिहेवियर विद अनदर्स, दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड गाय, है ना। तो यहां पर कहेंगे कि कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, बल्कि उनका बिहेवियर अच्छा या बुरा होता है, जिसके बिहाफ पर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आप अच्छे और आप बुरे हैं, है ना। सेल्फ केयर इज द मेन पॉइंट, ये आखिर में इसलिए लेके आए हैं भाई क्योंकि सेल्फ केयर एक ऐसा पॉइंट मीन अगर पेरेंट्स ही हेल्दी नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे, तो वो कैसे अपने बच्चों को रेज करेंगे एक अच्छे एनवायरनमेंट। तो सेल्फ केयर यही कहता है कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को अच्छी तरह, अपने मूड को अच्छा रखें, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, in order to make the best environment for your children, है ना। तो सेल्फ केयर जरूरी है। तो ये हो गया हमारा पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं स्कूलिंग पे, जो कि आपका सेकंड स्कूल या फर्स्ट स्कूल होता है, ठीक है। अब स्कूलिंग में क्या होता है, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, उसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है, मोटिवेशन, फियर, एंजाइटी कि कैसे उनकी नीड्स को कंप्लीट किया जाएगा, कौन उनसे बात करेगा, काफ़ी एंजाइटी। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि जब शुरुआत में बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी रोने वाला जो सीन चलता है ना, कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, पापा मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के, मैं स्कूल नहीं जाऊँ। आजकल नहीं इतना होता, लेकिन पहले काफ़ी होता था। बच्चे अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे कि मैं स्कूल जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि तब ना तो मदर्स टीचर थे स्कूल्स में, ठीक है, ना ही काउंसलर्स थे,
ठीक है ना, बच्चों के इमोशंस को कोई समझता था। टीचर मान लीजिए अगर मेल है तो वैसे वो पीटने को होता था बच्चे को, है ना। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, हालांकि पहले भी होती थी लेकिन उनमें इतनी एम्पैथी नहीं होती थी। अब टीचर्स भी एजुकेट हो गई हैं, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है कि आपको कैसे डील करना है बच्चों के साथ, तो वो काफ़ी हेल्प करती है एक पॉजिटिव स्कूलिंग में। समझ पा रहे हैं, एकेडमिक नहीं, यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे पॉजिटिव स्कूलिंग में। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है। तो पॉजिटिव स्कूलिंग, आप लोगों ने एक और बात, पॉजिटिव स्कूलिंग से पहले मैं ट्रेडिशनल जो हमारे अप्रोच या स्कूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था, हमारे टाइम में भी आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, टीचर्स से पेरेंट्स कहते थे कि आप इन बच्चों को पीट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कीजिए, इनको हमारे पढ़ाई में चला दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब चलाने का मीनिंग ये है कि आप उनको इंटेलिजेंट बना दीजिए, मैथ्स इनकी अच्छी होनी चाहिए, साइंस इनको आनी चाहिए, या फिर कुछ भी जो भी स्ट्रीम वो चूज करे, हालांकि इतनी स्ट्रीम होती नहीं थी लेकिन वो परफेक्ट होने चाहिए स्टडी में। ऐसा ट्रेडिशनल में क्या होता था, सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ पर फोकस की जाती थी। बट टुडेज एनवायरनमेंट या हम कहें टुडेज वर्ल्ड ऐसा होता है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव स्कूलिंग अपनाई जा रही है, जहां पर हमारा फोकस पॉजिटिव इमोशन, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, सोशल स्किल्स, साथ ही साथ एकेडमिक अचीवमेंट। समझ पा रही है, मेन फोकस यहां पर हम कहेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट पर होता है एज कंपैरिजन टू एकेडमिक अचीवमेंट। ओके, तो पॉजिटिव स्कूलिंग एम स्पोर्टिव नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाना, जहां पर बच्चे नॉलेज लें, ठीक है, स्किल्स डेवलप करें, इमोशंस को मैनेज करना सीखें, ये सभी चीजें हैं जो स्कूल्स में होती हैं। एम क्या है इनका, हैप्पीनेस, वेलबींग है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ है और एंगेजमेंट। बच्चे जितना ज़्यादा एंगेज होंगे और मोटिवेट रहेंगे तो अपनी लाइफ में अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर पाएंगे। दीज आर द 3 एम ऑफ अ पॉजिटिव स्कूलिंग। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, लिखने से पहले। तो बात करते हैं कोई भी स्कूल कैसे अचीव करेगा पॉजिटिव स्कूलिंग को। आप लोग आजकल क्या करते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, टीचर्स देखते हैं, क्वालिफिकेशन, ऐसा होता है ना। तो वही 3 डायमेंशन है यहाँ पर किसी भी स्कूल को पॉजिटिव स्कूलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। हम कह सकते हैं पहला फिजिकल डायमेंशन, सेकंड वन इज अ साइकोलॉजिकल डायमेंशन और थर्ड वन इज अ सोशो इमोशनल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में क्या आता है कि स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज हों, जैसे कि गुड लेबोरेटरीज, फर्नीचर्स, टीचर्स, प्लेग्राउंड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट टॉयलेट्स, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये हेल्प करती हैं पॉजिटिव स्कूलिंग में, क्योंकि बच्चों एक एनवायरनमेंट तो देखते हैं ना, बच्चा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक है, इज साइकोलॉजिकल डायमेंशन मीन्स यहाँ पर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को प्रमोट किया जा रहा है, कॉग्निशन एबिलिटीज को। समझ पा रहे हैं। अब जब कॉग्निशन मीन्स उनकी थिंकिंग प्रोसेस बेटर होगी बच्चों की, तो ऑब्वियस है कि वहां पर उनकी परसेप्शन, फीलिंग्स को समझने की, ये सभी चीजें, इन सभी प्रोसेस में उनको काफी हेल्प होगी। समझ पा रहे हैं। यूज ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मेथड सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग एंड लीड टू क्रिएटिविटी इन देम। तो ये सभी कहाँ से होगी, साइकोलॉजिकल डायमेंशन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशो इमोशनल डायमेंशन। सोशो इमोशनल डायमेंशन मीन्स हम एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे बिल्कुल वार्म, वेलकमिंग फील करें। समझ पा रहे हैं। स्कूलिंग नीड टू डेवलप ए सेल्फ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ द इमोशन, एटीट्यूड, फीलिंग्स, वैल्यूज, इंटरपर्सनल स्किल्स। अपने आप के बारे में कितना नॉलेज, इंटरपर्सनल, दूसरों से जब हम बात करते हैं कैसे करना है, ये सभी सोशल इमोशनल डायमेंशन, कैसे ये सभी हमारे जो मेंटल वेलबींग को या इमोशनल हेल्थ को है जो प्रमोट करते हैं, ये सभी हमारी पॉजिटिव स्कूलिंग में हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द होल स्कूल अप्रोच। होल स्कूल अप्रोच क्या कहती है भाई, पहले क्या होता था कि स्कूल में सिर्फ 1 या 2 टीचर हुआ करते थे, आप लोगों ने नोट किया है। लेकिन आजकल क्या होता है, 200 तक भी स्टाफ होता है स्कूल्स में, किसी अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में आप जाएंगे तो। ठीक है, तो होल स्कूल अप्रोच इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एजुकेशन दैट गोज बियॉन्ड जस्ट व्हाट हैपन इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम तक ये सीमित नहीं रहते बच्चे, इट इन्वॉल्व द एंटायर स्कूल कम्युनिटी, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पर हम कहेंगे कोलैबोरेशन, फोकस ऑन स्टूडेंट सक्सेस, अलाइनमेंट, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ये मैंने ऊपर क्यों इसको स्किप क्यों कर दिया, देखिए ये आप अपने आप पढ़िएगा, मैं बताता हूँ होल स्कूल अप्रोच में क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक अच्छे स्कूल या पॉजिटिव स्कूलिंग में कौन कौन हेल्प करता है। सबसे पहले एक पेरेंट्स जो बच्चे को
स्कूल में लेके जाते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स ने देखा स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ है, 3 डायमेंशंस को चेक किया, दैट्स ओके, तो अब हम इसको इसमें एनरोल करवा देते हैं, ओके। माँ बाप की हो गई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कुछ कम, ठीक है। अब बात आती है स्कूल की। स्कूल क्या करेगा, वहाँ पर टीचर्स, मदर टीचर्स, सभी फैसिलिटीज़ जो उसने एक अपने पम्पलेट में छपवाई थी वो सभी हैं, जिससे देखकर पेरेंट्स से जो आए थे, ठीक है। अब भाई स्कूल ने देख दिया, ठीक है भाई। अब बात आती है सोसाइटी की, उसको कैसे प्रमोट कर रही है, समझ पा रहे हैं। अब फिर आ जाइए पेरेंट्स की बात, क्योंकि वो कैसे उनको घर पे भी तो टीच करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने स्कूल में एडमिशन दिला दिया तो बस बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ऐसा नहीं होता। तो होल स्कूल अप्रोच का मीनिंग ये है कि बच्चों की सक्सेसफुल लाइफ में या सपोर्टिव एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हेल्प करता है, उसी को कहते हैं होल स्कूल अप्रोच, समझ पा रहे हैं। यहां पर कोलैबोरेशन इज द फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कम्युनिटी मेंबर वर्क टुगेदर टू अचीव देयर शेयर्ड गोल्स, जहां पर आपके टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक गार्डन में क्या होता है कि सिर्फ एक पौधे से पूरा गार्डन नहीं होता, बल्कि हमें सभी प्लांट्स का ध्यान रखना होता है। ऐसे होता है ना, उसको सभी को जब प्लांट्स देखते तभी तो कोई गार्डन बनता है, एक या पेड़ या पौधे से कोई भी गार्डन नहीं होता है ना। स्टूडेंट सक्सेस, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, इन सभी की बात हम कर चुके हैं। जितनी भी टेक्निक, स्किल्स यूज की जाए वो स्टूडेंट अलाइंड होनी चाहिए, हम कह सकते हैं स्टूडेंट फोकस्ड होनी चाहिए, है ना। और डाटा जो हम वहां से हमें मिल रहा है उनसे हमें एनालाइज करना चाहिए कि और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैलेंजिंग इन इंडियन स्कूल्स। को किस किस तरह के चैलेंजेस है जो इंडियन स्कूल्स में देखने को मिलते हैं, इनको मैं ना क्विकली करवाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबी हो चुकी है ना, तो चैलेंजेस आपको बिल्कुल इजीली पता होगा क्योंकि आप लोगों ने ये फेस किए हैं। कैसे फेस किए हैं, आउटडेटेड करिकुलम। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे प्रदीप की गाइड उठाते थे, हमारे टाइम में प्रदीप हुआ करती थी, या नीरज या दीपक जो फेमस हुआ करती थी। तो आउटडेटेड करिकुलम, पिछले 5 सालों से एक ही बुक चल रही है भाई, जो हमारे एल्डर्स पढ़ के चले गए वही बुक्स हम यूज कर रहे हैं। तो आउटडेटेड करिकुलम इंडियन स्कूल्स की चैलेंज है। रोट लर्निंग, आज भी कई स्कूल्स में रोट लर्निंग की जाती है जो कि एक चैलेंज है, समझ पा रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड शॉर्टेज, कई स्कूल्स में टीचर ही नहीं होते या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, है ना। एक्सेस एंड इक्विटी में क्या होगा, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट रेट्स। एनरोलमेंट मीन्स कई स्कूल्स में बच्चे होंगे भाई भर भर के, ठीक है, लेकिन क्या होगा वो 10th तक ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने ऐसा देखा, एनरोलमेंट सफिशिएंट है लेकिन ड्रॉप आउट भी वहां पर देखा कि इंडियंस में ना 10th क्लास करने के बाद बच्चों में डिमोटिवेशन आ जाता है। सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये भाई अब मैं चूज क्या करूंगा, है ना, चूज कर लिया तो अब मैं आगे क्या करूंगा। तो इस तरह के चैलेंजेस से वो डर जाते हैं और अब जो ड्रॉप आउट वहां से जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिंपल वर्ड्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी, आजकल हालांकि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन आजकल भी रूरल एरियाज में आप देख पाएंगे, जो रूरल एरियाज हैं उनमें क्या होता है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती बच्चों को जो एक किसी सिटी में मिलती है, समझ पा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी भी यहाँ पर चैलेंज है। या टीचर मोटिवेशन, फंडिंग की कमी या सोशल इश्यूज की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बच्चों को देखने को मिलती है। अब बात करेंगे थियोरेटिकल मॉडल ऑफ पॉजिटिव स्कूलिंग की, ये मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि VIA और परमा मॉडल दोनों ही कैरेक्टर स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको अपने आप करना होगा, या तो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं या फिर आप इन नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 मॉडल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम उनको डेफिनेटली क्लियर करेंगे। और अगर आपको कंटेंट जरा भी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।